हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट से ही स्पष्ट है कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। मतलब वे कार्य या फिर वे क्रियाएं जो भविष्य काल में पूर्ण हो चुके होंगे। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी वर्तमान में कि कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा, वो कार्य बाद में होगा, शुरू भी बाद में ही होगा और खत्म भी बाद में होगा। लेकिन जिस कालखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कालखंड में वो कार्य जो शुरू होगा वो पूरा भी हो चुका होगा, वो अपूर्ण नहीं रहेगा, बचा नहीं रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे। दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आपके लिए आम है। उसके आगे को आप देखिए, आ होगा मतलब कोई वाक्य है वो आ होगा के साथ खत्म नहीं होगा, आ के मात्रा के साथ खत्म हो सकता है। जैसे कि वह उस कार्य को कर डाला होगा, डाला होगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए डाला होगा, ला होगा, तो आ में आ की मात्रा आ, डाला के साथ खत्म हो रहा है ये शब्द, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। वैसे ही या होगा, अब हम कहते हैं कि रोहन ने खाना खाया होगा, या होगा मतलब ये भी आ के मात्रा के साथ खत्म हो रहा है। एक्चुअली हमको यहां पे या को लिखने की जरूरत नहीं है, आ के मात्रा से ही सब कुछ स्पष्ट हो सकता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बार बार बताया है कि या से बहुत सारे वाक्य खत्म होते हैं परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए मैंने या को अलग से मेंशन किया है। नहीं तो या होगा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आ होगा से भी हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। चूंकि देखिए आ में भी आ का मात्रा ही आया है और या में भी आ का मात्रा ही आया है। अक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ता, या के जगह में कोई भी अक्षर हो सकता है, लेकिन अगर वो आ के मात्रा के साथ खत्म हो, साथ में होगा लगा रहे, होगी लगे रहे या फिर होगे लगे रहे, तब वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का कहलाएगा। वैसे ही देखिए ई होगी, जैसे वह मुंबई गई होगी, वह खाना पकाई होगी, वह रंगोली बनाई होगी। तो ई होगी के साथ ये ई एक अक्षर के रूप में भी हो सकता है, ई एक मात्रा के रूप में भी हो सकता है। तो चाहे ये अक्षर हो या फिर मात्रा हो, अगर उसके साथ में होगा, होगी, होंगे लगे रहे तो ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होगा। वैसे ही ए होंगे को भी देख लीजिए, कोई भी वाक्य जो ए होंगे के साथ खत्म होगा, अब ये ए एक मात्रा भी हो सकता है, ए एक अक्षर भी हो सकता है। तो ए के मात्रा के साथ खत्म हो या फिर ए अक्षर के साथ खत्म हो, लेकिन साथ में होंगे लिखा रहेगा, तब आप समझ जाइए कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। अब देखिए उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता रहा हूं, इस पहचान को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एग्जांपल है ये इससे मैच करता है कि नहीं करता है। किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला भाग होता है रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, आप सबको मालूम है कि शैल विल किसके किसके साथ लगता है, आप नोट में देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको कहा है कोई भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर या फिर प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ आप विल का ही इस्तेमाल कीजिए, शैल का इस्तेमाल मत कीजिए। आप स्कूल में टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं तभी इस नोट के ऊपर फोकस करिएगा, शैल विल आप उसके हिसाब से लगाइएगा, नहीं तो आपको शैल लगाने की जरूरत नहीं, आप एक तरफा विल लगाते जाइए, आपका सेंटेंस सही कहलाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? उसने सांप को मार डाला होगा, आ होगा। देखिए ये डाला में आ का मात्रा आ रहा है, साथ में होगा, तो ये हमारे पहचान से मैच कर लिया, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के हिसाब से, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो उसने को बोलते हैं ही, तो हमने लिख दिया ही। अब हमको विल लगाना है तो हमने विल लगा दिया, क्योंकि शैल का इस्तेमाल हमको परमानेंटली बंद कर देना है। अब इसमें एक नया चीज जुड़ा है हैव, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें हैज हैव था, आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें हैड था। उसी तरह से इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव अपनी भूमिका निभाता है, यह भी आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है एक डबल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो दोस्तों ये हैव है और ये यहां पे लग गया। तो दोस्तों अब क्या बचा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब इसमें क्या क्रिया हो रही है? मारने की। तो सांप को मारना है मतलब जान से मार रहे हैं, वो उसको किल कर रहे हैं। तो किल मतलब होता है जान से मारना, और उसका थर्ड फॉर्म हमको चाहिए जो कि होता है किल्ड, तो हमने यहां पे लिख दिया किल्ड। अब किसको मारना है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सांप, तो सांप के लिए हमने लिख दिया द स्नेक। सेंटेंस क्या बना? ही विल हैव किल्ड द स्नेक। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, अभय स्टेशन पर आ चुका होगा या फिर अभय स्टेशन पर पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट कौन है? अभय, तो हमने अभय लिख दिया। अब शैल विल में से हमको विल लेना है तो हमने विल ले लिया। रूल ने कहा कि हैव ले, तो हमने हैव ले लिया। अब
वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या क्रिया हो रही है इसमें, आने की, तो आने को बोलते हैं कम, तो हमने लिख दिया कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम। तो दोस्तों हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया कम, कहां पर आ चुका होगा, स्टेशन पर, तो हमने पर के लिए 8 लगाया और स्टेशन के लिए 10 स्टेशन लगाया, सेंटेंस बना अभय विल हैव कम एट द स्टेशन। अगर आप इसको पहुंचने के रूप में ले कि अभय स्टेशन पर पहुंच चुका होगा, तो आप इस कम के जगह पे अराइव्ड लगा दीजिए, अराइव का थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस हो जाएगा अभय विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। एग्जांपल नंबर 3 है, हम 2020 में परीक्षा पास कर डाले होंगे। जैसे कि आप अभी परीक्षा अपीयर करेंगे तो परीक्षा जैसे दिलाएंगे तो उसका रिजल्ट भी तो आपका 2020 में ही आ जाएगा, तो आप कुल मिला के परीक्षा पास कर चुके होंगे कि नहीं। भविष्य में कोई क्रिया है जो शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए ही हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए हमने लिखा वी, अब वी के साथ हमने लगा दिया विल, अब उसके साथ हमने लगा दिया हैव रूल के हिसाब से। अब क्या क्रिया हो रही है, पास होने की, तो पास होने को बोलते हैं पास, PASS। हालांकि इसको हिंदी में उत्तीर्ण होना बोलते हैं, लेकिन उत्तीर्ण लिखना ज्यादा सही नहीं लगता, ज्यादा हिंदी लिखने की हमको आवश्यकता नहीं, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं पास होना। और पास का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ड, तो हमने लिख दिया यहां पे पास्ड। अब किसको पास करना है, तो एग्जाम को पास करना है, तो हमने लिख दिया द एग्जाम। अब कब पास करना है, 2020 में, तो हम यहां पे लिख दीजिए इन 2020। अब सेंटेंस क्या बना, वी विल हैव पास द एग्जाम इन 2020। लास्ट एग्जांपल क्या है, बारिश 5 बजे तक रुक चुकी होगी, बारिश 5 बजे तक रुक चुकी होगी। अब दोस्तों देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, रुकने का कार्य कौन कर रहा है, बारिश। बारिश होना आमतौर पर अपने आप में क्रिया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैन एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। अभी ये एक नाउन की भूमिका में है और वर्ब के रूप में क्या है, रुकना। तो दोस्तों हम इसको सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं किसी भी नाउन को। तो बारिश क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया द रैन। अब हमने लगा दिया रूल के हिसाब से विल, अब रूल के हिसाब से हैव। अब रुकने को क्या बोलते हैं, स्टॉप इंग्लिश में, और स्टॉप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टॉप्ड, तो हमने लिख दिया स्टॉप्ड। अब कितने बजे तक रुक जाएगी, तो 5 बजे तक के लिए हमने टिल लगा दिया, और 5 बजे के लिए हमने लगा दिया 5 o'clock। तो सेंटेंस क्या बना, द रैन विल हैव स्टॉप टिल 5 o'clock। दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 1 अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं कि इन्हीं वाक्यों को हम रूल नंबर 2 नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी अफर्मेटिव के वाक्य को रूल नंबर 2 नेगेटिव में बनाने के लिए हम उसमें एक नकारात्मक शब्द जोड़ देते हैं नहीं, और जैसे ही हिंदी के वाक्यों में हम नहीं जोड़ते हैं वो हिंदी के वाक्य नकारात्मक हो जाते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के ट्रांसलेशन में उसको नकारात्मक बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में केवल नॉट जोड़ देते हैं, एनटी, और सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं शॉर्टकट में कैसे बनता है। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट प्लस शैल विल है, इस शैल विल को हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंट वांट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें शैल विल की जगह पे लग जाता है सेंट वांट, WONT वांट, SHANT सेंट। तो सेंट वांट हो गया। रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस सेंट वांट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये रूल नंबर 1 था तो इसको भी तो हमको 2 करना पड़ेगा, तो चलिए 2 कर देते हैं। ये अफर्मेटिव था तो इसको तो हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो गया नेगेटिव। अब दोस्तों रूल क्या बन गया, रूल नंबर 2 नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेंट वांट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कोई ज्यादा चीज नहीं किया, शैल विल को हटा के हमने सेंट वांट कर दिया, जो कि आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी किया है और फ्यूचर सिंपल में भी किया है। तो ये चीज आपके लिए नया नहीं है। अगर आपको ये नया लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जा करके फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूअस के वीडियो लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नोट को भी आप देख लीजिए, नोट में भी हम लोग शैल विल को क्या बना देंगे, सेंट वांट बना देंगे। तो ये हो गया सेंट, SHANT सेंट। अब विल को हमने बना दिया वांट, तो WONT वांट। तो दोस्तों इस तरह से सेंट वांट किसके किसके साथ लगेगा आप क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, उसने सांप को मार डाला होगा, यह अफर्मेटिव का वाक्य है। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है तो हम इसमें नहीं जोड़ देते हैं, उसने सांप को नहीं मार डाला होगा, नहीं मार डाला होगा। अब ये हो गया नेगेटिव का वाक्य। अब इसको हम लोगों को नेगेटिव करना है इंग्लिश में भी, तो विल के साथ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, NT। इसको सिर्फ हमको विल से वांट करना पड़ेगा, तो हमने इसको विल से कर दिया वांट। अब दोस्तों क्या बन गया सेंटेंस, ही वॉन्ट हैव किल्ड द स्नेक।
एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, अभय स्टेशन पर आ चुका होगा। अब इसको अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि अभय स्टेशन पर नहीं आ चुका होगा। केवल हमने यहां पे नहीं जोड़ दिया और सेंटेंस क्या बन गया, अभय स्टेशन पर नहीं आ चुका होगा, नकारात्मक वाक्य बन गया। अब हमको इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, आप सभी को मालूम है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल, अब विल को हम खाली क्या कर देंगे, वांट कर देंगे। तो ये हो गया वांट। अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, अभय वॉन्ट हैव कम एट द स्टेशन, अभय स्टेशन पर नहीं आ चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, हम 2020 में परीक्षा पास कर डाले होंगे। अब मान लीजिए इसको हमको नकारात्मक बनाना है। वैसे तो ऐसे वाक्यों का नकारात्मक हमको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, इसको आपको मेरे या अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हम 2020 में परीक्षा पास नहीं कर डाले होंगे। मान लीजिए ऐसा हमने बना दिया कि हम 2020 में परीक्षा पास नहीं कर डाले होंगे। अब इसका ट्रांसलेशन बनाना है इंग्लिश में, तो विल को केवल क्या करते जाएंगे, वांट करते जाएंगे। ये हो गया वांट। अब सेंटेंस क्या बन गया, वी वांट हैव पास द एग्जाम इन 2020, हम 2020 में परीक्षा पास नहीं कर डाले होंगे। मैं बार बार आपको कहूंगा कि इसको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आप लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, बारिश 5 बजे तक नहीं रुक चुकी होगी। चलिए हम यहां पे नहीं लगा के देखते हैं। अब सेंटेंस क्या बन गया, बारिश 5 बजे तक नहीं रुक चुकी होगी। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन भी हम क्या बनाएंगे, विल को हम लोग वांट कर देंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सैल विल के जगह पे सेंट वांट रखते जा रहे हैं बस। और वैसे भी आप सबको क्लियर है कि हमको सेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, वांट का ही इस्तेमाल करना है। तो हमने लगा दिया वांट। सेंटेंस क्या बना, द रेन वॉन्ट हैव स्टॉप टिल 5 o'clock, बारिश 5 बजे तक नहीं रुक चुकी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव के वाक्यों को। तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए हमने रूल में क्या तब्दीली किया, अफर्मेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और इंट्रोगेटिव का रूल हो गया शैल विल प्लस सब्जेक्ट। मतलब दोस्तों हमने केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के क्रम को बदल दिया, तो ये अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। अब देखिए ये शैल विल किसके साथ लगता है, तो आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ शैल लगता है, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ विल लगता है, और ये क्या रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे। तो उसी के साथ शैल विल हमको लगाना रहता है। दोस्तों आमतौर पर आप सबको मालूम है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक वाक्यों में होना क्या रहता है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां जैसे शब्दों का आना जरूरी होता है। आप इन वाक्यों में भी देख सकते हैं कि क्या, क्यों, किस लिए, किसने, कब, कहां जैसे शब्द देखने को आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो ऐसे शब्दों के बिना इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं बन सकता। अब दोस्तों चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को, क्या उसको नौकरी मिल गई होगी। दोस्तों हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी मिलने वाली है, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या उसको अगले महीने नौकरी मिल चुकी होगी, मतलब क्या उसको नौकरी मिल गई होगी। भविष्य में अभी उसको मिला नहीं है, याद रखिएगा, वर्तमान में उसके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, भविष्य के बारे में, कि क्या उसको नौकरी मिल चुकी होगी। हो सकता है कोई रोहन नाम का व्यक्ति आपके पास आता है या मेरे पास, और वो कहता है कि यार मुझे ना अगले महीना नौकरी मिलने वाली है। तो हम एक दूसरे के साथ अभी चर्चा कर रहे हैं रोहन के बारे में, और हम बात कर रहे हैं कि क्या रोहन को या फिर क्या उसको नौकरी मिल चुकी होगी, मतलब जिस समय को उसने बताया है नौकरी मिलने के लिए, क्या उस समय उसको नौकरी मिल चुकी रहेगी, मतलब भविष्य में। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, और आप पहचान को भी देख सकते हैं, ई होगी, मैच कर लिया आपका, तो ये फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य हैं। अब इसको देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यस नो करके देखेंगे कि क्या उसको नौकरी मिल चुकी रहेगी या फिर मिल गई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मिल गई होगी, या फिर नहीं मिल गई होगी। तो यस नो में आंसर मिल गया, इसका मतलब इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। कहां से शुरुआत करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमने विल लगा दिया। अब इसमें सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसको। तो उसको कहने का क्या मतलब है, उसको कहने का मतलब है उसे। क्या उसको नौकरी मिल गई होगी, इसको दूसरे शब्दों में बोल के देखिए, क्या उसे नौकरी मिल गई होगी। तो उसे को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही। तो दोस्तों हमने यहां पे लगा दिया ही सब्जेक्ट के रूप में। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव है, तो हमने यहां पे हैव लगा दिया। अब दोस्तों क्या क्रिया हो रही है, मिलने की। तो मिलने को हम बोलते हैं गेट, और गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, तो हमने यहां पे लगा दिया गॉट। अब क्या मिल रही है, तो नौकरी, तो यहां पे लिख दिया हमने अ जॉब। सेंटेंस क्या बना, विल ही हैव गॉट अ जॉब। साथ में आप क्वेश्चन मार्क लगाना तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव के वाक्य है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, वे नौकरी को क्यों छोड़ दिए होंगे। दोस्तों देखिए, हो सकता है उसने नौकरी
पाने के बाद हमको ये कहा आकर के कि मैं नौकरी को अगले महीने छोड़ दूंगा या छोड़ चुका रहूंगा, छोड़ दिया होऊंगा। तो दोस्तों अगर वो ऐसा हमको कहता है कि मैं नौकरी छोड़ चुका होऊंगा या फिर छोड़ दूंगा, छोड़ दिया होऊंगा, तो दोस्तों हम उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे एक दूसरे से? हम कहेंगे, या फिर आप, हो सकता है मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि वे नौकरी को क्यों छोड़ दिए होंगे, मतलब नियर फ्यूचर में अगले महीने वो बोल रहा था कि मैं नौकरी को छोड़ दूंगा, तो वह नौकरी को क्यों छोड़ चुका होगा या फिर वे नौकरी को क्यों छोड़ दिए होंगे। आप भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और यह कार्य भविष्य में पूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो गया। अब इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं क्या? नहीं, वैसे भी इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो हमको यस नो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमने लगा दिया वाई। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हमने विल लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, तो वे को हम बोलते हैं दे, तो हमने यहां पे दे लगा दिया। अब यहां पे हमको हैव लेना है तो हमने हैव ले लिया। अब किसी भी कार्य को आप समय से पहले छोड़ देते हैं, आपका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं रिजाइन, और रिजाइन का थर्ड फॉर्म होता है रिजाइन, तो हमने यहां पे रिजाइन लगा दिया। अब किसको छोड़ना है? तो जॉब को छोड़ना है, नौकरी को, तो हमने यहां पे लिख दिया द जॉब। साथ में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेंटेंस क्या बना आपका? व्हाई विल दे हैव रिजाइन्ड द जॉब। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए, वह नदी में कैसे डूब गया होगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो नदी में तैरने जा रहा है या तैरने जाने के बारे में बात कर रहा है, वो भविष्य में जाएगा। अब वो जाएगा और उसको तैरने आता नहीं है, या उसको तैरने आता होगा, चलिए हम मान लेते हैं कि उसको तैरने आता होगा, तो दोस्तों हम इसमें बोलेंगे कि वह नदी में कैसे डूब गया होगा या फिर वह नदी में कैसे डूब चुका होगा। हो सकता है उसकी मां उसको नदी में जाने के लिए मना कर रही है कि आप नदी में मत जाओ, आप डूब जाओगे। तो हम एक दूसरे से बात करते हैं कि यार उसको तो तैरने आती है, वो नदी में कैसे डूब चुका होगा या फिर वह नदी में कैसे डूब गया होगा, मतलब भविष्य की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा। देखिए यहां पे लिखा है या होगा, यहां पे भी लिखा है या होगा। तो सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? सेंस निकल रहा है कि वह नदी में कैसे डूब चुका होगा। अरे भाई नहीं डूबेगा, वो नहीं डूब चुका होगा, मतलब भविष्य में वो जब जाएगा तो वो नहीं डूब जाएगा। तो दोस्तों इस वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो हमने इसमें लगा दिया हाउ, फिर हमने लगा दिया विल, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट के रूप में ही, क्योंकि वह है सब्जेक्ट के रूप में तो वह को बोलते हैं ही, तो हमने ही लगा दिया। अब हमने लगा दिया हैव। अब क्या क्रिया हो रही है? डूबने की। तो जो हमेशा के लिए डूब जाता है, निकलता ही नहीं है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिंक, और सिंक का थर्ड फॉर्म होता है संक। सिंक, सैंक, संक, तो हमने यहां पे लगा दिया संक थर्ड फॉर्म के रूप में। कहां पे डूब रहा है? तो नदी में डूब रहा है, तो हमने लिख दिया यहां पे इन द रिवर, साथ में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, सूर्य 6 बजे कैसे अस्त हो गया होगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आप देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे को बोलते हैं हाउ, तो हमने लगा दिया हाउ। अब हमने लिया विल, कहां से? रूल से। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? डूबने का कार्य कौन कर रहा है जी? तो सूर्य कर रहा है, तो सूर्य को हम लिखेंगे दशन, तो हमने दशन लिख दिया। अब हैव है तो हमने हैव ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है? अस्त होने की, तो अस्त होने को बोलते हैं सेट, और सेट का थर्ड फॉर्म भी हम लोग सेट ही लेंगे, तो ये हो गया सेट। अब दोस्तों कितने बजे डूबने के बारे में बात हो रही है? तो 6 बजे डूबने के बारे में बात हो रही है, तो हमने लिख दिया यहां पे 8 6 o'clock। तो सेंटेंस क्या बना? हाउ विल द सन हैव सेट एट 6 o'clock। इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव को वाक्यों को कंप्लीट कर लिया। ऐसा कर सकते हैं क्या कि इन्हीं वाक्यों को हम रूल नंबर 4 इंट्रागेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखें? चलिए करके देखते हैं हमको क्या करना होगा। एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इन्हीं वाक्यों को इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव में हम कैसे ला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये रूल नंबर 3 था, तो इस रूल नंबर 3 को हमको मिटा के करना पड़ेगा रूल नंबर 4। अब इंट्रागेटिव था तो इंट्रागेटिव के आगे हम लिख देते हैं नेगेटिव। अब ये क्या बन गया? इंट्रागेटिव नेगेटिव। रूल में हमको क्या तब्दीली करना पड़ेगा? आप सब जानते हैं कि जब कभी भी इंट्रागेटिव के वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा होता, लेकिन इंट्रागेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा होता है। तो सैल विल को हम क्या कर देंगे? सेंट वांट कर देंगे, तभी तो ये नकारात्मक बनेगा ना। तो चलिए करके देखते हैं इसको हम। ये हो गया SHANT सेंट, स्लैश करके हमने लिख दिया WONT वांट। अब ये हो गया सेंट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुल मिला के रूल क्या बना? क्वेश्चन वर्ड सेंट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस को चलिए चेंज करके देखते हैं। अच्छा ये जो आई वी यू दे है, ही सी इट नेम है, ये भी तो आपका सेंट वांट हो जाएगा, इसको भी आप सेंट वांट कर दीजिए। वैसे आपको मालूम है कि सेंट वांट किसके किसके साथ लगेगा, हमने रूल नंबर 2 नेगेटिव में सीखा है, फिर भी मैं इसको आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, क्या उसको नौकरी मिल गई होगी, इसको हमको नेगेटिव बनाना है। दोस्तों अब इसका सेंस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मैं इसको
इंट्रागेटिव नेगेटिव में लेके जा रहा हूं इंट्रागेटिव से। तो अब इसका सेंस मैंने आपको इंट्रागेटिव जब पढ़ाया तो बता दिया है, अभी हम इंट्रागेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, तो सिर्फ इसमें हम इसको नकारात्मक बनाने का कार्य करेंगे। तो क्या उसको नौकरी मिल गई होगी, इसको कर देते हैं क्या उसको नौकरी नहीं मिल गई होगी। नहीं, नौकरी के बाद हमने नहीं लगा दिया और सेंटेंस क्या बना, क्या उसको नौकरी नहीं मिल गई होगी। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो विल को हमको क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर देते हैं WONT वांट। अब सेंटेंस क्या बन गया, वांट ही हैव गॉट अ जॉब, क्या उसको नौकरी नहीं मिल गई होगी। सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, वे नौकरी क्यों छोड़ दिए होंगे। अब दोस्तों इसको हमको नेगेटिव बनाना है, वे नौकरी क्यों नहीं छोड़ दिए होंगे। क्यों नहीं छोड़ दिए होंगे, हो सकता है उस व्यक्ति को कोई दूसरे और अच्छे जॉब का ऑफर आ रहा होगा और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यार वो नौकरी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि वह नौकरी क्यों नहीं छोड़ दिया होगा, मतलब वो नौकरी क्यों नहीं छोड़ चुका होगा। भविष्य में भैया उसको नया अच्छा जॉब मिलेगा तो वो तो छोड़ चुका रहेगा पहले वाले जॉब को, तो क्यों नहीं छोड़ दिया होगा। ये इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है नेगेटिव में। तो वे नौकरी क्यों नहीं छोड़ दिए होंगे, ये नेगेटिव का वाक्य हो गया। अब हमको विल को क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश बनाते वक्त, इसका ट्रांसलेशन बनाते वक्त हम विल को वांट कर देंगे। ये हो गया वांट। सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई वांट दे हैव रिजाइन्ड द जॉब, वे नौकरी क्यों नहीं छोड़ दिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, वह नदी में कैसे डूब गया होगा, यह इंट्रोगेटिव का वाक्य था और तब हमने कहा था कि उसको तो तैरने आती है, तो वो कैसे नदी में डूब चुका होगा। अब इसको हम लोग अपोजिट करके देखते हैं, उसको नदी में तैरना नहीं आता। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि उसको नदी में तैरना नहीं आता और वो नहाने के लिए जाएगा, तो हम उसके बारे में कैसे बात करेंगे, हम कहेंगे वह नदी में कैसे नहीं डूब गया होगा, कैसे नहीं डूब चुका रहेगा, कैसा नहीं डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको तो तैरने आता ही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, एक एक शब्द पे मैं जो बोल रहा हूं, कोई कार्य जो पूरा हो चुका रहेगा वह नदी में कैसे नहीं डूब चुका होगा, वह कैसे नदी में नहीं डूब गया होगा, तभी यह फ्यूचर परफेक्ट का होगा। अगर आप इसको लेते हैं कि वह नदी में कैसे नहीं डूबेगा, कैसे नहीं डूबेगा, तो ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य हो जाएगा। आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए कैसे नहीं डूब चुका होगा या फिर कैसे नहीं डूब गया होगा, इस पहचान के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनेगा। तो वह नदी में कैसे नहीं डूब गया होगा, कैसे के बाद हम लोग लगा देते हैं नहीं। अब सेंटेंस बन गया हमारा नकारात्मक हिंदी का। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करने के लिए विल को हमको हटा के खाली वांट करना पड़ेगा। तो विल को हमने लगा के वांट लगा दिया। अब क्या बन गया, हाउ वांट ही हैव संक इन द रिवर, वह नदी में कैसे नहीं डूब गया होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, सूर्य 6 बजे कैसे अस्त हो गया होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि सूर्य 6 बजे कैसे अस्त हो गया होगा। आमतौर पर आप देखते हैं कि सूर्य 6 बजे अस्त नहीं हुआ रहता, ज्यादातर सूर्य की किरण आमतौर पर 5-6 बजे हम लोग को देखने को मिल जाती है गर्मी के मौसम में। लेकिन मान लीजिए हम इसको ठंड के मौसम में कल्पना करके देखें, तो ठंड के मौसम में हम कैसे कहेंगे कि सूर्य 6 बजे कैसे अस्त नहीं हो गया होगा। मतलब जब भविष्य में नवंबर दिसंबर आएगा तो 6 तो बजेगा ना भाई, हर मौसम में 6 बजना है, तो 6 बजे सूर्य कैसे अस्त नहीं हो चुका होगा, मतलब कैसे अस्त नहीं हो गया होगा 6 बजे, इसको दर्शा रहा है यह सेंटेंस। तो इसको नहीं लगा के देखते हैं, सूर्य 6 बजे से कैसे अस्त नहीं हो गया होगा। मैंने यहां पे नहीं जोड़ दिया, अब नहीं के बाद क्या हो गया होगा। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करते हैं तो विल को हमको क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया वांट, केवल हमने विल को हटा के वांट लगाया। अब सेंटेंस क्या बन गया, हाउ वांट द सन हैव सेट एट 6 o'clock, सूर्य 6 बजे अस्त कैसे नहीं हो गया होगा या फिर कैसे नहीं हो चुका होगा। एक बार मैं आपको इसका शॉर्टकट ओवरव्यू दे देता हूं कि इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने रूल नंबर 3 को रूल नंबर 4 लिख दिया, इंट्रागेटिव लिखा था उसके ठीक सामने मैंने नेगेटिव जोड़ दिया, तो यह हो गया इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब रूल में पहले लिखा था इंट्रागेटिव के क्वेश्चन वर्ड शैल विल, जब मैंने इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाया तो शैल विल को हटा के मैंने सेंट वांट लिख दिया, चूंकि नेगेटिव में हम लोग सेंट वांट लेते हैं। अब रूल क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड सेंट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले क्रम को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ये जैसे का तैसा है। हमने सिर्फ शैल विल को सेंट वांट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, इन वाक्यों में जितने भी विल थे सबको मैंने वांट कर दिया, सारे के सारे को, और जितने भी हिंदी के वाक्य थे सब में मैंने नहीं जोड़ दिया, और ये बन गया इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत
रूल नंबर 1, 2, 3, 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे भागों को कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है और उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में भी आया होगा। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि जो पहचान मैंने बताया इसी पहचान के हिसाब से आपको चलना है। आप याद रखिएगा, पहचान के मामले में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।